हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स का नियम जानेंगे जो कूलम्ब साहब ने बताया था। उन्होंने दो चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में बताया था। उन्होंने दो चार्ज के बारे में फोर्स बताया था और वो भी कैसा फोर्स लगता है। तो उन्होंने बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह का फोर्स लग सकता है उसमें। कैसे दोनों तरह का फोर्स लगेगा? तो उन्होंने बताया कि अगर हम दो प्लस चार्ज लेते हैं, अगर हम दोनों प्लस चार्ज लेते हैं, दो प्लस चार्ज लेते हैं, तो वो एक सेपरेट डिस्टेंस, न ज़्यादा दूरी होना चाहिए, बहुत छोटा दूरी है, और वो भी बहुत छोटा दूरी नहीं, न्यूक्लियस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये हम दो सेपरेट डिस्टेंस लिए, सेपरेट चार्ज लिए। और जब दो एक सेम चार्ज लेते हैं तो इस दोनों सेम चार्ज के बीच में उन्होंने बताया कि रिपेल होता है। दोनों सेम चार्ज के बीच में रिपेल होता है। पहले ही हम लोग बात जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपेल होता है। तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है तो ये इधर की ओर भागता है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है तो ये इधर की ओर भागता है। इस तरह का हम बोलेंगे रिपेल फोर्स। अब यहाँ पे उन्होंने तो दो चार्ज बता दिए, दो सेम चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, तो इस सेम चार्ज पे फोर्स लग रहा है, रिपल्सन चार्ज। अब उसी प्रकार से हम इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि दो चार्ज आप अलग अलग चार्ज भी ले सकते हैं। तो जैसे Q1 प्लस हम इसको ले लिए और Q2 माइनस में ले लिए, ठीक है। दोनों को सेम सेपरेट डिस्टेंस पर रख दिए। अब जब इसको उन्होंने प्रयोग करके देखा तो उन्होंने देखा कि ये चार्ज इसको खींच रहा है और ये चार्ज इसको खींच रहा है, यानी ये इसको अपने नज़दीक ला रहा है, ये इसको अपने नज़दीक लग रहा है, यानी इस पे भी फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स अगर पुल कर, अब इधर तो पुल रहा था, इधर खींच रहा था, अब यहाँ पर स्ट्रेच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी फोर्स तो दोनों जगह लग रहा है, लेकिन एक जगह फोर्स एक अट्रैक्टिव लग रहा है, एक रिपल्सन लग रहा है, ठीक है। तो इसी के तहत उन्होंने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, ठीक है। तो कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, दो चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे दो चार्ज अलग अलग भी हो सकता है और सेम चार्ज होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मॉड में डाल देंगे, ठीक है। मॉड में डालने से क्या होगा कि माइनस पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस हो या प्लस हो, प्लस में ही रखाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लिए, तो ये दोनों चार्ज के लिए हो गया फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर दोनों चार्ज तो एक सेपरेट डिस्टेंस पर है, तो सेपरेट डिस्टेंस के लिए हम ले लेंगे 1/r² लिखा भी है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस, दोनों चार्ज के डिस्टेंस, सेपरेट डिस्टेंस, सेपरेट डिस्टेंस के आधार पर भी फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। क्या? तो दो चार्ज अगर सेपरेट डिस्टेंस बढ़ेगा, दो चार्ज अगर एक दूसरे की दूरी बढ़ेगा तो इस फोर्स पर क्या होगा, कमी आएगी, ये फोर्स में कमी आएगी। यानी दो, अगर दो चार्ज है, दो चार्ज अगर एक दूसरे से दूर जाएगा तो इस दोनों में फोर्स में क्या होगा, कमी आएगा, या तो रिपेल में भी कमी आएगा, अट्रैक्शन फोर्स में भी कमी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने, कूलम्ब साहब ने इन्होंने बताया कि इस प्रकार से फोर्स लगता है अलग अलग, ठीक है ना। डिस्टेंस के आधार पर भी इफेक्ट पड़ता है और आवेश के आधार पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन निकल गया, तो हम इसको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन 1 and 2। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 मॉड में r², ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये फोर्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फोर्स, तो यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो प्रोडक्ट के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और डिस्टेंस, सेपरेट डिस्टेंस के बीच में रिपल्सन फोर्स। अब ये
प्रोपोर्शनलिटी है, जो प्रोपोर्शनलिटी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को के लिखेंगे, के से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर Q1 Q2, इसको हम मोड को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन हम 3 के रूप में इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये के है, के क्या है फिर, तो उसको हम लिख देते हैं वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो, कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे रहा कि के, यहाँ पे जो के आ रहा है इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो के का वैल्यू भी है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो। अब यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी है, यानी एक मीडियम के बारे में हम बात कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एक मीडियम के बारे में बात कर सकते हैं। फ्री स्पेस मीडियम निर्वात के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में परमिट तो हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में परमिट हो रहा है। जब कम मात्रा में परमिट होगा तो इस दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा। इस दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ फ्री स्पेस, जैसे ही यहाँ पर परमिटिविटी यानी फ्री स्पेस के अलावा कुछ और मीडियम आएगा, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, कांच हो गया, डायमंड हो गया, अलग अलग हो सकता है मीडियम। अगर वो मीडियम सब आता है तो उस मीडियम में कहीं ना कहीं परमिट ज़्यादा होगा। परमिट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, ठीक है। कैसे फोर्स कम लगेगा यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे इतना हो गया। अब इस एप्सिलॉन नॉट जीरो का वैल्यू भी है 8.854 × 10⁻⁻12 इतना होता है। अब इसका हम यूनिट नहीं लिख रहे, यूनिट अभी बताएंगे, यूनिट डायमेंशन के का ही बताएंगे, इसका ही बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं के का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो फोर्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो Q1 Q2 बट्टा R², इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, ठीक है। अब के का न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अगर आपसे पूछे, आपको कहे कि 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, अगर 1 कूलम का चार्ज, अगर दोनों सेम चार्ज अगर 1 कूलम का हो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। ये अभी हम बताते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, अभी हम बोल रहे थे कि ये जो मीडियम है स्पेस, फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस इसके बीच में काम कर रहा है। ये फ्री स्पेस अगर इसके बीच में काम कर रहा हो, तो इसके बीच में फ्री स्पेस काम कर रहा हो तो इसके बीच में फोर्स कम लगेगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जीरो है, ये एप्सिलॉन नॉट अगर इस पे इसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो इस पर फोर्स कम होगा, इसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो इस पर, मान लो कि यहाँ ना हवा है ना कुछ है, तो यहाँ पर इसको जो पुल करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, Q2 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा, या Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो अधिक मात्रा में लगेगा। जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। अगर वहीं पर अगर पानी आ जाए तो पानी में आप जाके देखिए और वहाँ पर किसी और को फोर्स लगाइए तो वहाँ पर कम मात्रा में फोर्स लगेगा। उसी प्रकार से कांच में भी होगा, डायमंड में भी होगा। जो जैसे जैसा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होते जाएगा वो क्या होगा, उसका फोर्स उस पर कम लगता जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट पर फ्री स्पेस पर परमिटिविटी कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का अधिक मात्रा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रा घटेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा, और ये ज़्यादा होगा तो ये कमेगा। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम से हम फोर्स कितना प्राप्त करते हैं। 1 कूलम
फोर्स कितना होगा। ठीक है, यदि 1 कूलम बराबर अगर हमें फोर्स निकालना हो तो कितना फोर्स होगा, तो हम लिखेंगे 1 कूलम इफ Q1 Q2 is 1 कूलम और 1 मीटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू 9 × 10⁹ यानी फोर्स और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2/r², दैट इज कॉल्ड वैल्यू 9 × 10⁹ 9 × 1 × 1/r², दैट इज कॉल्ड 1, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी फोर्स बराबर 90। इतना हम अगर लगाएंगे दो चार्ज के बीच में Q1 Q2, दो चार्ज के बीच में हम 9 × 10⁹ का फोर्स लगाएंगे, तब जाके 1 कूलम हमको प्राप्त होगा। 1 कूलम का आवेश हमको कब प्राप्त होगा, दोनों चार्ज के लिए, जब हम 9 × 10⁹ का फोर्स लगेगा, करेक्ट तभी होगा। वो भी एक मीटर के डिस्टेंस पर दोनों चार्ज होना चाहिए और चार्ज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तब 1 कूलम प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है कि 1 कूलम बराबर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी 1 कूलम प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं इसका यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, के का कांस्टेंट का, तो यूनिट एंड डायमेंशन के फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2/r²। दोनों Q इक्वल टू सेम मान लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, अगर ये इधर आ जाएगा तो फोर्स r² और बट्टा में Q² दोनों सेम, दैट इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर के अगर यहीं पर आ जाएगा तो यहाँ पर के, दैट इज कॉल्ड के फोर्स दैट इज कॉल्ड यूनिट, फोर्स इज कॉल्ड टू यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ के। फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम, 2 कूलम, तो कूलम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के का यूनिट हो जाएगा। अगर इसका हम डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन ऑफ के दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के न्यूटन। अब यहाँ पर इसी को हम बात करेंगे तो न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन का अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन का MLT-2, 1 दे सकते हो और नहीं भी दोगे तभी चलेगा, 1 इंटू मीटर L² और बट्टा कूलम का क्या होता है 80 और 2 है तो दोनों के पावर हो जाएगा, इसका भी पावर हो जाएगा। अब देखो यहाँ M है 1, L 2 और 1 3, T-2 यहाँ पर T2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा T4 और ये ऊपर जाएगा प्लस है तो ऊपर जाएगा तो -2। ये डायमेंशन हो गया के का। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 0 दैट इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, दैट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट 0 दैट इज 1/4 पाई के। 4 इज इक्वल टू
4 is the number, pi is a number, that is equal to not unit. So एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट 0। अब k का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला k का भी निकाले हैं, k का यूनिट क्या निकाले हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -1 और ये कूलम स्क्वायर, कूलम पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 0 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 0, ये 1 सेम के, दैट इज के, ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज m-1 L3-1 T4 A+2। ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगा, इतना डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन से पहले हम लोग एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ पे एक क्वेश्चन है जो कैलकुलेट फोर्स एंड उसका नेचर भी बताना है, फोर्स का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, माइनस प्लस है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम सॉल्यूशन लेंगे, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 कितना है, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। Q1 इक्वल टू 5 माइक्रो दैट इक्वल टू -6 कूलम। Q2 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस में ही लिखा हूँ क्योंकि हम बताए थे आपको कि इसको मॉड में रखेंगे, अब मॉड में रखेंगे तो माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर फोर्स है। अब ये हो गया, इसका डिस्टेंसेज कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंसेज मान लीजिए ना 10 सेंटीमीटर है तो 100 से भागा, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब इसको इस पर पुट कर दीजिए, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 9 × 10⁻9 Q1 5 × 10⁻⁻6 Q2 इंटू 10⁻10⁻6 बट्टा 0.1 इंटू 0.1, तो 9×5 = 45 और 9 और ये रहेगा तो ऊपर में 10⁻², तो 9 2 11 1 12 10⁻12 और इंटू 6 6 12 10⁻⁻12 दैट इज इक्वल टू 0 बटा 1 × 1 एक फर्क नहीं पड़ता 45 और 0 यानी 10⁻0 दैट इज इक्वल टू 45 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 1 × 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन कितना फोर्स है, 45 न्यूटन का फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फील होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कि इसका लिमिटेशन क्या होगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इट कैन बी अप्लाई ओनली फॉर। अब यहाँ पर कूलम्स लॉ में इसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। इसकी विशेषता ये कि ये एक स्टैटिक चार्ज पे काम करता है, कूलम्स लॉ एक स्टैटिक चार्ज पे काम करता है, रेस्ट चार्ज पे काम करता है, दैट इज इक्वल टू रेस्ट चार्ज। इस पे चार्ज कैसा होता है, रेस्ट चार्ज, ये चार्ज एट रेस्ट चार्ज। ठीक है, लिख लो एट रेस्ट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज कैसा होता है, स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल चार्ज।
अब यहाँ तो बोल रहा है वेरी स्मॉल चार्ज, लेकिन वेरी स्मॉल चार्ज कितना वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 में कि सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी लार्ज, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, सेपरेट होगा, चार्ज सेपरेट होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्मॉल चार्ज है, और नीचे में क्या लिखा है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। तो एक बार बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ना बड़ा होगा ना बहुत छोटा भी होगा, ठीक है ना। बहुत छोटा कहने के बाद न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का भी रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो इससे भी छोटा ना होना चाहिए, यानी इसका जो सेपरेट डिस्टेंस होगा ना, ये बड़ा होना चाहिए न्यूक्लियस का, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लिमिटेशन हो गया आपको, तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, ठीक है। थैंक यू सो मच।